ओके, तो आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, तान्या एंड सारिका। Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन ये हो चुका था ये, आप लोग को कुछ याद है या? यस सर, हो चुका था ये। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये भी आई थिंक हो चुका था, जिसमें 500 हाँ स्टूडेंट। सर। ओके, ये भी हो गया था सर। डेलिकेट पर्सन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये भी हो गया था सर। हाँ, मुझे लग रहा है ओके। सर 100 हो गया था। ओके, 100 हो गए थे ना? हाँ, हम्म शायद 100 क्वेश्चंस हो गए थे। तो उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये शायद नहीं हुआ था क्वेश्चन। ये आप लोग पढ़ लें, एडवर्ड सैड के ऊपर है। ओके, हिंदी में भी देखना होगा तो बताइएगा। यस सर, दिखा दीजिए एक बार। हम्म, ठीक है। कथन दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2। एडवर्ड सईद की प्रचार्यवाद एवं पूर्व देशीयता की अवधारणा बताती है कि पश्चिम दुनिया ने ऐतिहासिक रूप से अपने प्रभुत्व का दावा करने और औपनिवेशिक विस्तार को सही ठहराने के लिए पूर्व को अन्य के रूप में निर्मित किया है। कथन 2 कहता है कि सईद का विश्लेषण इस विचार पर केंद्रित है कि पूर्व को एक आदिम, विदेशी और पिछड़े क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वह इस सांस्कृतिक निर्माण में शक्ति की भूमिका को संबोधित नहीं करता है। सर मुझे सी लग रहा है इसका। ओके, तो एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है सारिका ने। तानिया, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे भी सी लग रहा है। ओके, तो हम सी को सिलेक्ट करते हैं। यस, राइट, सी सही आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। As Edward said, it is talking about the Orientalism and Occident concept वाली चीजें बताई थी इन्होंने। ओरिएंटलिज्म में वही चीज बताई है इन्होंने कि किस तरीके से इंफीरियर और सुपीरियर का कंसेप्ट यहाँ पे चलता है। तो वेस्ट जो है कंस्ट्रक्ट करता है ईस्ट को एक मिस्टीरियस एक्सोटिक के रूप में, अदर के रूप में यूज करता है उसके परसेप्शन को, और कॉलोनियल रूल को लेजिटिमाइज करता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। सैड emphasize द क्रूशियल रोल ऑफ पावर इन शेपिंग एंड पोर्ट्रेट द ईस्ट। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई रोल नहीं था पावर का, जो कि नहीं सही है, बल्कि पावर का तो रोल है ही पोर्ट्रेट करने में ईस्ट को। ठीक है। और हाईलाइट हाउ दीज representation served imperial interest and reinforced hierarchical power dynamics between east and west। कैसे एक पदानुक्रम जो शक्ति का
था वो वेस्ट और ईस्ट के बीच में फैलाया गया, और एक शासनवाद जो करा गया था वेस्ट के द्वारा ईस्ट के ऊपर, वो सारी चीजें थी ही। पावर का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो पोस्ट colonial critic underscores the way in which the colonial has shaped knowledge production and cultural narratives, challenging the dominant Western perspective. तो पोस्ट colonial जो भी थिंकर रहे, उन्होंने ये चीजें एक तरीके से क्रिटिक करी और अंडरस्कोर्स किया इस चीज को कि किस तरीके से कोलोनियलिज्म जो चीज थी उसने शेप्ड किया नॉलेज को, प्रोडक्शन को और कल्चरल नैरेटिव को एक सेट किया, और चैलेंज किया एक डोमिनेंट वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो आया और उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल आया, उसके उससे मतलब एक क्रिटिक हुआ कि जो चीजें सभ्यता जो आई थी, जो उन्होंने शासन करने की कोशिश करी अलग अलग समाज में, अलग अलग देशों में, उन्होंने जो वहां पे एक नैरेटिव सेट किया, एक नॉलेज सिस्टम वहां पे चेंज किया, उससे ये काफी देखने को मिलता है कि अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, अपनी प्रभुत्व चीजों को बढ़ाने की कोशिश करी थी वेस्टर्न समाज में। ठीक है, तो वही चीज है, उसी को चैलेंज करता है कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है, जो एडवर्ड साइड कहते हैं उसको। ठीक है, एडविन कॉफमैन के यहाँ पे वर्क दे रखा है और उसको आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। और ऑप्शन डी होगा। ओके, तान्या ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन डी को, और सारिका आप भी बताएं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। यस सर, डी होगा। हम्म, तो डी ही सही था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है अपने ही मॉक टेस्ट में, और वही रिपीट किया है इन्होंने। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इनकी 1956 में आई। गॉफमैन ने इसमें सेमिनल वर्क इंट्रोड्यूस किया था, डार्मेटोलॉजिकल एनालिसिस को। स्टिग्मा 1963 में आई, एक्सप्लोर्स करती है हाउ सोसाइटी डील्स विद द आइडेंटिटी एंड परसीव्ड स्पॉइल्ड ट्रेट। फ्रेम एनालिसिस आई इनकी 1974 में, फोकसेस करती है हाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ इवेंट्स। एंड फॉर्म्स ऑफ टॉक 1981 में एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोकन इंटरेक्शन। ठीक है, किस तरीके से लोग बातचीत करते हैं और कैसे इंटरेक्ट होते हैं, फॉर्म्स ऑफ टॉक में इन्होंने 1981 में बताया था। नया क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन सोशलॉजी। तो उसके पांचों स्टेटमेंट आप पढ़ें और उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स के लिए जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं, जैसे इसमें, ये बहुत काम आएंगे मेंस की परीक्षा के लिए, क्योंकि मेंस में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं तो बहुत नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। सर इसका ए होगा। हम्म, ओके, यस सर, ये मुझे भी लग रहा। ए को लगाते हैं, और ए ही इसका सही है, क्योंकि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इससे पॉजिटिव इफेक्ट हो ग्लोबलाइजेशन का, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, और इस वजह से जो है थर्ड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, वो आप सीधे सीधे पढ़ें तो आपको डायरेक्टली पता भी चल रहा है कि वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि केस स्टडी से जुड़ा हुआ है, तो आप पहले इसकी केस स्टडी को पढ़ें, फिर
बताएं किस टाइप की मैरिज सिस्टम पूछा है इसमें। ए होना चाहिए। हम्म। ओके, ए बताया है तान्या ने। ये शादी का पैटर्न पूछा है, शादी मतलब शादी का सिस्टम पूछा है, मैरिज सिस्टम। सर हिंदी एक बार दिखाइएगा। मैं हिंदी दिखा देता हूँ। हाँ, एक मिनट। यस सर, यस सर, ए होगा। ओके ओके, मैं ए को लगाता हूँ। ए ही सही इसका आंसर है, जिसका फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, ठीक है। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री होगा इसका आंसर। तीसरा करेक्ट था इसमें। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री क्या है? फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज सिस्टम है वेयर अ वुमन इज मैरिड टू और मोर ब्रदर, जहां पे एक औरत दो या दो से ज्यादा भाइयों से शादी कर सकती है। इन दिस केस द वुमन इज मैरिड टू टू ब्रदर्स हु शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसी केस में एक महिला जो है दो भाइयों के साथ विवाह कर सकती है और उन जो शेयर्स करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को भी एक दूसरे के प्रति साझा करती है। एक साथ वर्क करना, वर्क टुगेदर, मैनेज करना हाउस होल्ड को यूनिट की तरीके से साथ मिल करके, ये सारी चीजें होती हैं फैटर्नल पॉलीएंड्री में। सोरोलल पॉलीजीनी ये क्या है? देखिए, सोरोलल पॉलीजेनी इन्वॉल्व्स अ मैन मैरिंग टू और मोर सिस्टर। जब एक पुरुष जो है दो या दो से ज्यादा महिलाओं से, जो कि एक दूसरे की मतलब बहन है, उनसे शादी करता है, विवाह करता है, तो वो जो है सोरल पॉलीजेनी कहलाता है। ऐसे केस में वुमन जो है वो मैरिड नहीं करती है दो ब्रदर से, ना ही सिस्टर से, ठीक है। तो ये केस होता है। फिर दूसरा केस यहाँ पे दिया है पॉली एंड्री। पॉली एंड्री आपको पता ही है कि मतलब एक महिला कई हस्बैंड होते हैं उसके। ग्रुप मैरिजेस भी पता है कि जिसमें मल्टीपल मैन वुमेन एक दूसरे से विवाह करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप शेयर करते हैं। सो यस, ओके। यहाँ पे दूसरा भी केस स्टडी है, इसको भी आप पढ़ लें और उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। हाँ, इसको मैं इधर हटा देता हूँ, देखिए। कि मैं इस क्वेश्चन को, वैसे तो सामने दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ लें। सर ए होना चाहिए इसका। हम्म। ओके,
ए होना चाहिए। ओके, तो हम ए को लगाते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। ए इज नॉट राइट। तो फिर सर डी होना चाहिए। टी को ओके एक सेलेक्ट मिनट, किया एक मिनट, है। नहीं नहीं सर, रुके रुके रुके, एक हम्म, मिनट देख लो। फोर्थ, फोर और बी होना सर बी चाहिए। होगा, बी बी, होगा। हाँ बी सर। ओके, मैं बी को लगाता हूँ। बी सही है, ठीक है। हाँ, तो अ, थोड़ा सी जल्दीबाजी होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। हाँ सर, हाँ, मेरा ना कैमरा जैसे बीच में हो जाता है सर, तो ऐसे दिखता नहीं है, तो फिर मैं अच्छा मतलब जूम करती हूँ तो दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, स्क्रीन पे ही दे दिया है कैमरा, तो इस वजह से कभी-कभी अच्छा, दिखता हाँ, नहीं है वो कि बीच में कैमरा होगा। किसकी है, तो आप वही उसको सब। लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, है ना। हाँ सर, लैंडस्केप मोड में ही है, और तो और अगर अच्छा मतलब वैसे करो, पोर्ट्रेट करो, तो अच्छा फिर अच्छा दिखता अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो ये चलता है। तो जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूं। केस स्टडी क्या दी हुई थी? अ कंपनीज एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिटेल्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स बिफोर दे कैन रिसीव अप्रूवल फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट। एक कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जो कि रिक्वायर्ड करा जाता है एक मतलब फॉलो करें एक सेट प्रोसीजर को, ताकि एक अप्रूवल जो है इनको मिले अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। Each department is responsible for checking and rechecking various forms, creating reports, and waiting signatures from multiple higher ups. तो हर डिपार्टमेंट जो है वो उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करे और फिर से रीचेक करे अलग अलग फॉर्म्स को, जो रिपोर्ट बनाई जा रही हैं, जो कि सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और ताकि अच्छा एक हायर अप मिल सके, मल्टीपल जो है काम हो सके और वो चीजें आगे बढ़ सके। दिस प्रोसेस ऑफन लेट्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिलेज एंड सेंस ऑफ इनएफिशिएंसी अमंग द एम्प्लॉयज। ये सारे कार्यभार संभालते हुए इन सभी प्रोसेसेस में काफी हद तक फ्रस्ट्रेशंस भी महसूस होती है, और इसमें डिले भी हो जाता है क्योंकि काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक प्रोजेक्ट को। और एक इनएफिशिएंसी आती है एम्प्लॉयज के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, डिस्पाइट द वर्क बीइंग कंप्लीटेड प्रॉपरली। इसके बावजूद भी जो है काम सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा होता है, डिस्पाइट द वर्क बीइंग कंप्लीटेड प्रॉपरली, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, और इसके पीछे जो इनएफिशिएंसी आ रही है ये प्रोसेस के दौरान काम के, उसी की फॉर्मेलिटीज को जो केस स्टडी बता रहा है, वो आपको कंसेप्ट चूज करना था कि उसमें कौन सा कंसेप्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है रेड टेपिज्म है, और रेशनल सॉरी लीगल रेशनल अथॉरिटी है, जो कि मैक्स वेबर बताते हैं। तो रेड टेपिज्म का कंसेप्ट आपको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलता है, और आर के मर्टन इसके बारे में बताते हैं। दिस रिफर्स टू द एक्सेसिव यूज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन दैट लेड टू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी एज सीन इन द केस स्टडी। रेड टेपिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे ब्यूरोक्रेटिक रूल्स जो होते हैं, रेगुलेशंस जो होते हैं, बहुत स्ट्रिंगेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कड़े हो जाते हैं, बहुत सख्ती से फॉलो करे जाते हैं, और उनका एक्सेसिव यूसेज आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेट हो जाती है, कहीं ना कहीं इनइफिशियंसी आ जाती है, क्योंकि परफेक्शन की ओर बहुत ज्यादा करा जाता है, बहुत ही टाइटेंड किया जाता है रूल्स को, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप जैसे कर्मचारी हैं, मतलब आप मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और आपसे ऐसी उपेक्षा करी जा रही है कि आप जो भी कार्य, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं, उसके इतनी प्रैक्टिकली परफेक्शन से आप कराएं कि उसमें कोई जल्दी एरर ना आए, और उसको जल्दी भी कराने की कोशिश करें, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन मांगने की वजह से लोगों से गलतियां होती हैं, ठीक है। और डिले भी हो जाता है क्योंकि एक गलती हुई, अब परफेक्शन चाहिए तो फिर से तोड़ करके फिर से चीजों को बनाओ, मतलब हमको कोई भी एरर नहीं चाहिए, ठीक है।
और उसकी वजह से काफी प्रेशर महसूस होता है, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं। रेड टेपिज्म एक कंसेप्ट, जैसे आर के मर्टन इसको ये भी बताते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहां पे कर्मचारी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए आप जैसे पुलिस में हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, अगर आप कोई गुनाह होते देख रहे हो, क्राइम होते देख रहे हो समाज में, आप गए उस क्राइम सीन पे, उस क्राइम लोकेशंस पे, आपको एक्शन लेना है, लेकिन आप पहले मंत्री को कॉल कर रहे हो, सर मैं एक्शन लूं ना लूं। मुझे एक सीन याद आ गया इससे। नायक पिक्चर है जो कि अनिल कपूर की है, काफी अच्छी मूवी है, जिसमें वन डे के लिए वो सीएम बनते हैं। उसमें एक सीन है, उसमें क्या होता है कि राइट्स मतलब दंगा फैल गया होता है और दंगे हो रहे होते हैं, और वहां पे जो है आईपीएस ऑफिसर कमिश्नर जाते हैं, और वो उस समय के सीएम जैसे अमरीश पुरी उसमें दिखाए गए हैं, तो उनको मतलब कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ पे जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो हम क्या चार्जेस ले सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है दुकानें तोड़ रहे हैं, लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है और हम पुलिस मतलब चार्ज नहीं ले पा रहे हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम इन लोग को कंट्रोल करें। तो जो उसमें दिखाया गया है कि अमरीश पुरी कहते हैं नहीं, दुकानें टूटती हैं टूटने दो, लोग मरते हैं मरने दो, कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग वो हमारी पार्टी के भी आदमी हैं कुछ लोग, तो उनको आप मतलब रोक नहीं सकते, आप उनको पकड़ेंगे तो हमारे वोट चला जाएगा, नो अरेस्ट नो, मतलब वो आप सीन देख सकते हैं उस मूवी में है। तो वो रेड टेपिज्म का ही एक कंसेप्ट है कि पुलिस के पास बंदूक है पर वो चला नहीं सकती जब तक मतलब इसलिए नहीं चला सकती क्योंकि ऑर्डर नहीं है, उसको तो पता है किसको किसके ऊपर चलाना है, नहीं किसके ऊपर नहीं चलाना है, लेकिन जब क्राइम भी हो रहा है तब भी वो नहीं उसका यूज कर सकती है। तो ये ट्रेपिज्म का एक बहुत बेस्ट मतलब एग्जाम्पल हो सकता है। फिर नेक्स्ट, लीगल रेशनल अथॉरिटी रिफर्स टू द अथॉरिटी बेस्ड ऑन द लीगल एंड द फॉर्मल रूल्स which might contribute to the bureaucratic inefficiencies but also explain how formalized rules create delays। देखिए एक एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा इस समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रूप से आते हैं और वहां पे गलतियां हो जाती हैं, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू थोड़ा सा समझ लें। और जैसा कि अ, मतलब ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कई बार उसकी वजह से काफी सारी गलतियां हम एग्जामिनेशंस में कर लेते हैं, ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आएगा बेसिक कंसेप्ट ही लेकिन उसको घुमा फिरा के दिया जाएगा, ठीक है, आपके समक्ष। तो रैशनल लीगल अथॉरिटी जो आप कह लें या लीगल रैशनल अथॉरिटी, बात वही है, एक ऐसी टाइप की अथॉरिटी जहां पे लीगल और फॉर्मल रूल्स होते हैं, ये तो आपको पता है, और वो कंट्रीब्यूट करता है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज को भी। कैसे कंट्रीब्यूट कर देता है जब लीगल रैशनल अथॉरिटी है? देखिए ब्यूरोक्रेटिक जो चीजें होती हैं, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही एक ऐसी चीज है जहां पे लीगैलिटी फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पे फॉर्मल रूल्स ही चलते हैं। एक केस मैं बताना चाहूंगा इसी से संबंधित। अभिषेक सिंह करके एक आईएएस ऑफिसर थे जिनसे मैं मिल भी चुका हूं, क्योंकि वो फिल्मों से भी संबंधित रखा था, बाद में तो खैर उनको निकाल भी दिया गया था। उनको निकालने के पीछे की कहानी और उनकी नौकरी छोड़ने के पीछे की कहानी यही है कि वो एक एक्टर के रूप में भी अपने आप को बीच बीच में काम किया करते थे और आईएएस ऑफिसर भी थे, जिनकी पत्नी भी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, जो कि आपको पता होगा आईएएस ऑफिसर वो भी है। तो क्या हुआ था कि गुजरात में इलेक्शंस होने वाले थे, वहां पे उनकी ड्यूटी लगी थी, ठीक है। अब वो गए ड्यूटी, ऑन ड्यूटी पे थे वो, और ऑन ड्यूटी पे उन्होंने अपनी जो उनको एक मतलब गाड़ी दी जाती है, आपको एक पूरी बुलेट प्रूफ और मतलब एक मतलब वेल इनोवा करके एक गाड़ी मतलब पूरी दी जाती है आपको फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन जो भी हो रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर्स को दी जाती है। उसके साथ उन्होंने फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था। वो इंस्टाग्राम का पोस्ट उनकी नौकरी ले गया। इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, रूल तोड़ा, उन्होंने दिखा दिया फोटोग्राफ्स में कि हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे इलेक्शन हो रहा है, जो कि एक क्लैंडस्टाइन यानी कि एक छुपी हुई चीज थी, क्योंकि
जो ये जॉब होती है ब्यूरोक्रेसी की, ये अंडर द कर्टन्स होती है, यानी पर्दे के पीछे की जॉब है। आप पर्दे के आगे आकर के सब कुछ शो नहीं कर सकते। आजकल ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अपनी सारी चीजों को, गतिविधियों को उठा करके सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं कि हम यहाँ गए, यहाँ पे फीता काटा, यहाँ पे हम जो है गए उद्घाटन किया, यहाँ पे मैं गया तो मैंने इस ऑफिसर को झाड़ लगा दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आईएएस ऑफिसर के पास तो जो पावर होती है किसी और के पास होती ही नहीं है। तो दिस इज द, इसको हम कह सकते हैं वायलेशन कर रहे हैं वो अपनी पावर का, उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो आपको डालना ही नहीं चाहिए। इवन यूपीएससी ने अभी लास्टली एक नियम निकाला था उन बच्चों के लिए जो कि सिलेक्ट हुए थे, जो कि लेस्बनान में जा रहे हैं, अपना मतलब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहां पे नोटिस निकला था कि आप ट्रेनिंग की कोई भी वीडियो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल पे नहीं डालेंगे। ठीक है। सो वेरी स्ट्रिंगेंट रूल। यहां पे वही बात कही जा रही है कि ऐसी अथॉरिटी जहां पे लीगल और फॉर्मल रूल्स हैं, जहां पे ऐसे रूल्स हैं जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी आएगी। ठीक है। बट आल्सो एक्सप्लेन हाउ फॉर्मलाइज्ड रूल्स क्रिएट डिले। लेकिन इससे एक चीज और नजर आती है कि जो फॉर्मलाइज्ड रूल्स हैं वो डिले भी करा देते हैं। वो तो सत्य है, जब आप हर चीज फॉर्मल तरीके से करने लगोगे तो उसमें डिले तो आएगा ही। ठीक है। बाकी चीजें तो आपको पता है, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा, वो चीजें तो आप जानते ही हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेटिक रैशनलाइजेशन। ठीक है। सो यस। ओके, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें, पावर एंड अथॉरिटी से, मैक्स वेबर का। सर एक बार हिंदी दिखाइएगा। ओके। सर इसका ए होना चाहिए। हम्म। यस सर, ए होना चाहिए। ओके, तो हम ए को लगाते हैं। ए इज द राइट आंसर। ओके, और ए क्यों सही है, सेकंड वाला क्यों गलत है, उसी को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर, पावर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज ऑफ फोर्स और कोरेशन। वेबर के अनुसार पावर हमेशा जो है एसोसिएटेड होती है उन्हीं के पास जो कि उसको फोर्सफुली और कोरेशन के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबर, it is not always try to force or coercion, it can be exercised through the legitimate authority, जिसकी बात अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी कि एक लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात करते हैं, रैशनल लीगल की बात करते हैं, करिस्मेटिक अथॉरिटी, ये सारी चीजों की बात करते हैं, ना कि ये कि फोर्सफुली जो है। क्योंकि फोर्सफुली अगर किसी चीज को करा जाएगा तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ, वो अथॉरिटी नहीं आ जाएगी, वो पावर तो कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। ठीक है। बाकी आई थिंक तो क्लियर ही थे स्टेटमेंट, इसमें कोई मतलब ऐसा भ्रमित वाली चीज नहीं है। बाकी सीधे सीधे चीजें लिखी हुई हैं उनकी डेफिनेशंस के रूप में ही। ठीक है। डरकाइम के सोशल फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है।
सर इसका तो ए लग रहा है मुझे। हम्म। ओके। यस सर, ये होना चाहिए। हम्म। तो हम ए को लगाते हैं। ए ही सही आंसर है, ठीक है, राइट। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही दर्शा रहे थे चीजों को। मतलब गलत मन हो सकता है एक बार ऐसा कर रहा हो, लेकिन वो सही था। डरकाइम सोशल फैक्ट को एक्सटर्नल बताते हैं, ऑब्जेक्टिव बताते हैं, कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्स बताते हैं। डरकाइम एडवांस एडवोकेट करते हैं स्टडी को ऑफ सोशल फैक्ट्स की, वो ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक मेथड है, सिमिलर टू दोज इन नेचुरल साइंस की ही तरह। ठीक है। ऑर्डर का वर्क हाउ इंडिविजुअल एक्शन इन्फ्लुएंस बाई सोसाइटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है। फिर सोशल फैक्ट इंक्लूड नॉर्म्स, वैल्यूज, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। डरकाइम क्रिटिसाइज द इंडिविजुअल एंड एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन शेपिंग सोशल बिहेवियर। ठीक है। उन्होंने क्रिटिसाइज्ड किया था इंडिविजुअलिज्म को, ठीक है, और एम्फेसाइज्ड किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। तो इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज्ड करते हैं। ठीक है। गिडिन्स के ऊपर यहां पे क्वेश्चन है। सर एक बार हिंदी दिखाइएगा। हम्म। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, गिडिन्स ने पहला कथन कह रहा है कि जोड़ दिया है कि वैश्वीकरण सामाजिक संबंधों के क्षेत्रीयकरण की ओर ले जाता है, जिससे पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं और सीमाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। कथन दो कह रहा है, गिडिन्स के अनुसार वैश्वीकरण स्थानीय संस्कृतियों और सामाजिक संबंधों के महत्व को बढ़ाता है। वैश्विक वैश्वीकृत दुनिया में सामाजिक प्रणालियों के क्षरण का प्रतिकार करता है। ए होगा सर इसका। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही बता रही हैं सारिका। और तान्या, आपको क्या लग रहा है? मुझे बी लग रहा है। ओके, एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी दिखाई देता हूं और पढ़े देता हूं। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि गिडिन्स emphasizes that globalization led to deterioratization of social relation, making traditional social structure and boundaries irrelevant. According to Giddens, globalization enhanced the significance of local cultures and social ties, counteracting the erosion of social system in the globalized world. ओके, चलिए हम पहले स्टेटमेंट पहला ऑप्शन लगाते हैं। स्टेटमेंट वन एंड टू को ट्रू बताया था सारिका ने, और फिर उसके बाद तान्या बता रही थी सेकंड, तो उसको देखते हैं। ओके, पहला ही सही है, ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो गिडिन्स कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिटोरिएट कर देता है सोशल रिलेशन को, सामाजिक संबंधों को बिगाड़ के रख देता है। मीनिंग that social interaction are no longer bound by the geographical location or traditional structure, facilitating a global interconnectedness. अभी जैसे आप देखो कि टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अहम पार्ट है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बहुत इवॉल्व हुई है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई है इस कंटेम्परेरी सोसाइटी में, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका एक डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ है। और जिसके कारणवश आज के समय में
जो सामाजिक रिश्ते हैं वो मजबूत नहीं रह गए हैं, बहुत डिटोरिएट हो गए हैं, क्योंकि लोग सामाजिक रूप से जुड़ नहीं पाते। और उसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइज्ड हो चुका है रिलेशनशिप, उसमें कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन से बाउंडनेस नहीं रह गई है कि एक जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर बाउंड करके वहां पे रिलेशन या सामाजिक जो मतलब एक संबंध पहले स्थापित हुआ करते थे वो अब होते हैं, और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स भी काफी हद तक बिगड़ चुका है। वो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हुआ है। ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू भी स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। Giddens acknowledged that while globalization bring about change to social system, it does not entirely diminish the significance of local culture। हाँ, ये तो हम लोगों ने जब पढ़ा भी था गिडेंस को, तो भी हमने इस चीज को देखा था जब हमने डिसएम्बेडिंग के कंसेप्ट को वहां पे पढ़ा था कि लोकल कल्चर एक तरीके से मतलब उससे हम लेफ्ट आउट तो हो जाते, मतलब लोकल कल्चर तो उतना नहीं फॉलो करते, लेकिन पूर्ण रूप से लोकल कल्चर डिमिनिश भी नहीं हो गया है। इंस्टेंट इट कैन लेड टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर, जो कि उन्होंने बताया भी था कि कल्चर का मिक्सिंग हो गई है, कल्चर एक ब्लेंडिंग हो गया है, एक दूसरे से मिक्स हो गया है। लोकल कल्चर लोग छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन नए कल्चर्स को अपना भी रहे हैं, तो उसमें जो लोकल कल्चर है वो ब्लेंड हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। जब आप जैसे अपने किसी फेस्टिवल में नई चीजों को इस्तेमाल करते हो, तो अपने ही कल्चर के अंदर एक चेंज लाते हो, उसको ब्लेंड करते हो। ठीक है। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे उसको फैलाने की कोशिश करते हो, या ग्लोबल इन्फ्लुएंस से जो उसमें चेंजेस आते हैं उसको अपनाने की कोशिश करते हो। उसी को हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइब्रिड चीज तो आपको समझ में आती ही होगी। गिडिन्स वर्क हाईलाइट दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ वन साइडेड प्रोसेस। गिडिन्स तो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक तरफा कोई प्रोसेस नहीं है, दोनों तरफा होती है। और इसमें जो है ग्लोबल फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। इसमें लोकलाइज्ड जो टाइज होती हैं, जो सामाजिक जो एक बंधन होता है, वो काफी हद तक ग्लोबलाइज्ड हो चुका होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां दिया हुआ है कि इन ग्लोबलाइज्ड सोसाइटीज, सॉरी सिटीज, लोकल कम्युनिटीज ऑफन फॉर्म न्यू सोशल नेटवर्क दैट को एग्जिस्टेड अलोंगसाइड ग्लोबल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। इसमें दिया हुआ है कि आप ग्लोबलाइज्ड सिटीज की अगर बात करें जो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज्ड हैं, जैसे कि आप इस समय अगर देखें तो दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, या इधर कोलकाता हो गया, तो ये जो सिटीज हैं जो बहुत हाईली मेट्रो सिटीज हैं, डेवलप्ड सिटीज हैं ऑफ इंडिया, उसमें जो नए सोशल नेटवर्क बने हुए हैं, जो सामाजिक जो एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, वो ग्लोबल फ्लो के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बना हुआ है, ग्लोबली काफी जुड़ा रहता है, इंफॉर्मेशन और कल्चर के थ्रू बहुत तेजी के साथ फैलती है। तो वो चीजें हमको देखने को काफी हद तक मिलती हैं इसमें। ठीक है। तो ये चीज थी, ये गिडेंस का क्वेश्चन था। ये हमने बताया भी है, और ये चीजें हम अभी जैसे आने वाले समय में इसके ऊपर एक क्लास रखेंगे, फोकवेज मोड्स लॉज और सैंक्शन के ऊपर। और उस दिन मैं आपको जैसे वीडियो के थ्रू भी समझा दूंगा, वो वीडियो आपके लिए काफी काम करेगा। कंफ्यूजन क्रिएट जो होता है फोकवेज मोड्स और लॉज में और सैंक्शन में, तो ये सब चीजों में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये भी क्वेश्चन है। आपको अरेंज करना है सोशल नॉर्म्स को ऑर्डर के, टिपिकली डेवलप इन सोसाइटी, मोस्ट इनफॉर्मल से फॉर्मल की ऊपर। ठीक है। पहले इनफॉर्मल रखना है, उसके बाद फॉर्मल, और सबसे ज्यादा फॉर्मल जो है। ठीक। सर इसका सी होगा। ओके, सी सेलेक्ट किया है सारिका ने। और तान्या, आपको क्या लगता है?
सर सी ही लगाइए। ओके, सी ही तानिया को भी लग रहा है, सी लगाते हैं। सी तो सही नहीं है। सर फिर फर्स्ट होगा। ओके, हम फर्स्ट को लगाते हैं। फर्स्ट सही है। अब यहाँ पे वही हम कह रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन बहुत है, और जैस्मीन ने वैसे भी मुझसे कह रखा है, तो इसको अभी तो हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं। इसके लिए हम पर्टिकुलरली मैं थोड़ा यस से, हाँ यस सर, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कभी मतलब सही हाँ होता ही नहीं है। हाँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है, इवन मेरे साथ भी दिक्कत है ये। और ये दिक्कत इसलिए है कि बहुत स्लाइट डिफरेंस है, या मतलब एक तरीके से कभी कदार मिक्सिंग भी है इन सभी कंसेप्ट की एक दूसरे से, थोड़े थोड़े मतलब लेवल पे, और जिसके कारण बस हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना ही रहता है, और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके पीछे मैंने मतलब कुछ लोगों से बात भी करी, और फिर उन्होंने कहा कि आप जो है कंप्यूटर एआई की मदद लीजिए इसमें, वो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेगा। और अभी देखिए हम इस पे लगे हुए हैं, तो उसकी हम मदद लेने वाले हैं, और देखते हैं वो किस तरीके से इसको समझाता है। और उसमें हम वीडियो भी क्रिएट करवाएंगे उसी के थ्रू, एआई के थ्रू, और देखेंगे कि कैसे एआई इसको समझाने की कोशिश करता है हमको। ठीक है, तो हम उससे समझेंगे इसको, और देखते हैं डाउट क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से एक बार समझने की अलग तरीके से। अभी तक तो बुक से और नोट से तो काफी कोशिश करी गई, परंतु उतना क्लियर नहीं हो पा रही है इसकी पिक्चर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम्म, ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड इथिकल इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कौन सी चीज इथिकल नहीं है, ये पूछ रहा है। सर सी होना चाहिए इसका। ओके, सी आंसर दिया है सारिका ने, और तान्या आपको क्या लग रहा है? यस सर सी होना चाहिए। ओके, तो हम सी को लगाते हैं, और सी सही आंसर था इसका। इसमें कोई मतलब ज्यादा शक वाली बात नहीं थी, क्योंकि प्लेजियरिज्म तो एक है ही उसमें ऑप्शन में, और दूसरा फैब्रिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कालमेनहेम से ये क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी एंड सोशल चेंज के संबंध को लेकर के। आप इसको पढ़ लें, उसके बाद आप चूज करें। तो अब हम देखते हैं इसको। सर मुझे डी लग रहा है। ओके, यस सर, मुझे भी डी ही लग रहा है। ओके, हम डी को लगाते हैं। राइट, सर ठीक है। हाँ, हाँ, मुझे लगा सर बी कह रहे हैं। नहीं, आप अपना ऑप्शन को जो है मतलब यही चीज आपकी को नहीं यहाँ पे सर, मैं हाँ, नहीं सर, मुझे लगा ना आपको बी सुनाई दिया कि हमने बी सेलेक्ट अच्छा किया अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलिए तब कोई बात नहीं। हाँ, ये है कि जो है वही कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, और आपने सेलेक्ट सही किया है। ठीक है, स्टेटमेंट वन फॉल्स है। मैनहेम रिजेक्ट द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजीज आर स्टैटिक। आइडियोलॉजीज स्टैटिक नहीं होती, ये तो है। ये तो वैसे भी सत्य है, आइडियोलॉजीज स्टैटिक कैसे हो सकती हैं? आइडियोलॉजीज के अंदर तो चेंज आता रहता है, और मैनहेम ने भी बताया था इस बात को। इंस्टेड एम्फेसाइजिंग द फ्लूडिटी and the responsiveness of the changing social context. He argued that ideologies cannot be seen as fixed belief system but must be understood as a part of the ongoing process of social change. सामाजिक परिवर्तन में
एक निरंतर चलने वाला जो है प्रोसेस है, ठीक है, और जो कि कोई फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम से नहीं आता है। आइडियोलॉजीज स्टैटिक नहीं होती हैं बल्कि चेंज होती रहती हैं, और उसी के थ्रू समाज में एक परिवर्तन भी आता रहता है, सोशल चेंज भी आता रहता है। दूसरा सही था, मैनहेम कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजीज इज डायनेमिक, वही उसका उल्टा लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो इस वजह से सामाजिक परिवर्तन आता है, वो चीज हमने देखी। ये आप पहले पढ़ें इसको, फिर हम देखते हैं, केस स्टडी वाला है ये। सर ए होगा इसका। ओके, ए सिलेक्ट किया है तान्या ने। ये ग्रेजुअल शिफ्ट की बात कर रहा है, विच सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट हैज बेस्ट एक्सप्लेन द ग्रेजुअल शिफ्ट इन टाउन सोशल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज फॉर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ओवर टाइम। क्या शिफ्ट आया, किस तरह का, वही चीज पूछ रहा है। यस सर, ए लगाइए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने इसमें। राइट, बिल्कुल, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, लेकिन बहुत सही सिलेक्ट किया आप लोगों ने, आपको याद है। कल्चरल ड्रिफ्ट कहते हैं उसको हम। कल्चरल ड्रिफ्ट ही एक मतलब एक ऐसा स्लो और ग्रेजुअल चेंज होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस में, बिलीफ में, जो समय के साथ उनकी बिलीफ सिस्टम और उसके वैल्यूज को चेंज करता है। किसी एग्रीकल्चर जगह पे कोई इंडस्ट्री लगा देना तो वहाँ के जो बिलीफ सिस्टम है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो बिहेवियर है लोगों का, वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे काम करने और वहाँ पे उससे एक मतलब संबंध बनाने से, या मतलब वहाँ पे इंटरेक्ट होने पे, काम करने पे, और वहाँ का इवॉल्व होने पे सोसाइटी को, ठीक है, ये चीज है। कल्चरल इवोल्यूशन भी हमने उस समय, जब हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था तो डिस्कस किया था कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ कल्चर ओवर टाइम जो है वो प्रोग्रेस करता रहता है। जैसे इट सजेस्ट अ मोर सिस्टमेटिक एंड द नेचुरल प्रोग्रेशन, वेयर एज द कल्चरल ड्रिफ्ट इज मोर अबाउट ग्रेजुअल एंड ऑफन अननोटिस्ड चेंज दैट accumulated ओवर टाइम। अगर किसी गांव में कोई इंडस्ट्री लग जाती है तो धीरे धीरे चेंज आने लगता है, लेकिन उसको कोई नोटिस नहीं करता है, वो अपने आप आने लगता है। लेकिन जब कल्चरल इवोल्यूशन की बात करी जाती है तो वहां पे एक सिस्टमेटिक चेंज इंसान महसूस और अनुभव करता है। यही दोनों में डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे, कि कल्चर एवोल्यूशन जब भी लिखा होगा तो उसमें आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी कि प्रोग्रेस ऑफ कल्चर ओवर टाइम, ठीक है। एंड उसमें एक जो कुछ कीवर्ड्स आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे, मोर सिस्टमेटिक एंड नेचुरल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कल्चरल एवोल्यूशन पूछा जाएगा तो उसमें सिस्टम से एक चीज बदलाव देखा जाएगा, लेकिन कल्चरल ड्रिफ्ट में एकदम से बदलाव देखने को मिलता है। कल्चरल इंटीग्रेशन क्या है? दिस रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स और प्रैक्टिसेस कम टुगेदर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनिफाइड होल। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कई तरह के जो सांस्कृतिक ग्रुप हैं और उनकी जो जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक साथ आती हैं, और एक यूनिफाइड होल, मतलब एक एक जुड़ करके एक संपूर्ण तरीके से अपना एक नया जो है इंटीग्रेट कर जाते हैं, मतलब जुड़ाव महसूस करते हैं और जुड़ जाते हैं, ठीक है। The case study doesn't describe the merger of different cultural practice, but rather than slow transformation of one dominant way of life to another, ठीक है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई रूरल एरिया से इंसान जब अर्बन एरिया में जॉब के लिए माइग्रेट करता है, तो वो यहाँ पे जब जुड़ता है तो वो एक डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, रूरल एरिया से कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे जॉब करने, और वो जब यहाँ पे जुड़ते हैं तो यहाँ के साथ ही यहाँ के कल्चर में, जैसे यहाँ के जो मॉडर्न कल्चर है उसी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो
उसमें जुड़ जाते हैं, उस लाइफ स्टाइल को भी अपना लेते हैं। और ऐसा नॉर्मली हम लोगों के साथ भी हुआ है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद जो है हमारे अंदर एक कल्चर का इंटीग्रेशन हो जाना, वो कल्चर भी सीख लेना जो शायद हमको नहीं पता था, मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, वो सारी चीजें हमारे अंदर भी आ जाती हैं स्लो प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन तो एक क्या है, क्रांति है। इट इज टाइपिकली described as a rapid and the significant change in society often driven by the ideological or the political movement। जब भी क्रांति की बात करी जाएगी तब भी वो आइडिया की चेंज की बात करी जाएगी, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करी जाएगी। तो कोई राजनीतिक एवं वैचारिक तरीके से बदलाव आ रहा है समाज में और सांस्कृतिक बदलाव आ रहा है, तो वो सांस्कृतिक जो है क्रांति को दर्शाएगा, यानी कल्चरल रेवोल्यूशन को दर्शाएगा। द केस स्टडी डिस्क्राइब द ग्रेजुअल रेदर देन सडन कल्चरल चेंज। ये भी एकदम से कल्चरल चेंज आता है, लेकिन ये वैचारिक एवं राजनीतिक तरीके से आता है, यानी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से आता है। ठीक है, तो ये था। ओके, मर्टन के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लें। सर बी होगा। हम्म, ओके। ये सारिका, आपको क्या लग रहा है? यस सारिका। आई थिंक कहीं बिजी हो गई हैं सारिका, इस वजह से शायद वो अभी देख या सुन नहीं पा रही हैं। चलिए हम इस आंसर को लगाते हैं जो सिलेक्ट किया है तान्या ने। ओके, मार्टन एडवोकेट्स फॉर द मिडिल रेंज थ्योरी, और वही चीज जिस क्वेश्चन में दर्शाई जा रही थी, क्योंकि मार्टन कंट्रीब्यूटिंग द सोशलॉजिकल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर हिज लेगेसी इन ब्रिजिंग ग्रैंड थ्योरी एंड एम्पेरिकल रिजल्ट। तो ब्रिजिंग गैप करने के लिए मिडिल रेंज थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, तो जो कि हमको पता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पर्सपेक्टिव ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये ऑप्शन होगा। ओके, तान्या ने ए सिलेक्ट किया है। सारिका, आप ओके, यस सर, ए हाँ, होगा। ओके ओके, बट ए सही है नहीं। सर सी होना चाहिए। हम्म,
सी सेलेक्ट किया है तान्या ने, और सारिका आपको भी सी ही लग रहा है? यस सर, सी लगा दीजिए। ओके, यस राइट, ठीक है। तो सी सही आंसर था। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट सर्व्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, जो कि सही है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कि सर्व करते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एक ऑर्डर ऑफ सोसाइटी मेंटेन रहे। फंक्शनलिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं दैट ईच सोशल इंस्टीट्यूशंस सर्व्स a necessary role in maintaining societal equilibrium। सामाजिक जो है एक स्थिरता बनाने के लिए, एक जो है इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए सामाजिक संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फंक्शनलिस्ट जो है इस विश्वास को मानते हैं। और social institutions such as family, education, religion contribute to overall functioning of society, that is also right. But the second is statement that a social institution have no impact on individual behavior and action, that is not right। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन तो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आप अगर देखें तो बी और डी में तो ऑलरेडी सेकंड था, तो वो तो होने वाला ही नहीं था, तो ए और सी में से ही एक आंसर हो सकता था। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेटमेंट की, तो द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू सोशल चेंज एज अ पॉजिटिव एंड द ग्रेजुअल प्रोसेस दैट हेल्प्स टू इंप्रूव सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये दिखाता है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो पॉजिटिव ही होता है एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है दैट हेल्प्स टू इंप्रूव सोसाइटी। नहीं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इस तरीके से नहीं देखता है सामाजिक परिवर्तन को। तो सामाजिक परिवर्तन को अच्छा और बुरा दोनों देखता है। ठीक है, और एक तरीके से डिसरप्टिव भी देखता है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि सोशल चेंज एज अ डिसरप्टिव फोर्स emphasizing the importance of the stability and the gradual adaptation rather than radical change। एकाएक कोई चेंज नहीं आ जाता है, और फंक्शनलिस्ट जो होता है वो फंक्शन के रूप में देखता है समाज को, कि समाज कैसे फंक्शन कर रहा है। तो समाज दो तरफा फंक्शन करता है, या तो जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं यूनोमिया और डिसनोमिया की बात करते हैं, तो उसी तरीके से वो फंक्शन करता है, पॉजिटिव निगेटिव तरीके से। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शनलिस्ट के लिए तो एक सामाजिक जो परिवर्तन है वो उसके लिए सही नहीं है, उल्टा ही है, डिसरप्टिव फोर्स है। क्योंकि समाज अगर स्थिरता में चल रहा है तभी फंक्शनलिस्ट के लिए सही है। समाज के अंदर अगर उथल पथल मची हुई है तो वो डिसफंक्शन कर रहा है समाज। ठीक है, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है केस स्टडी का, तो आप इसको पढ़ लें। सर बी होना चाहिए। ओके, कल्ट सेलेक्ट किया है तान्या ने। यस सर, कल्ट होगा। आइए लगाते हैं कल्ट को। ठीक है, और कल्ट ही सही है, क्योंकि कल्ट में ही ऐसा होता है कि एक नया स्पिरिचुअल मूवमेंट देखने को मिलता है, एक नया स्पिरिचुअल लीडर देखने को मिलता है, इवन नई आइडियोलॉजी, नया तरीका धर्म को जानने का, धर्म को समझने का, और धार्मिक चीजों को नई तरीके से करना, उसके अंदर एक नई वैचारिक भावना रखना, वो सारी चीजें इस कल्ट में आ जाती हैं। जैसे कि ओशो को अगर आप देख लें, या ईशा फाउंडेशन को देख लें, या फिर आप जो है इस्कॉन को देख लें। ठीक है, वो सारी चीजें कल्ट ही हैं। ठीक है, वो कल्ट इसलिए हैं क्योंकि उन
उन्होंने एक नया पाथ सेट किया फॉर द डिवोटीज टुवर्ड्स द गॉड। उनके लिए एक नया पाथ, एक नई दिशा, एक नया तरीका, ठीक है, किस तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को चेंज कर सकते हैं या उसके अंदर एक नया फॉर्म ला सकते हैं। तो वो एक नई वर्शिप का तरीका बताया उन्होंने। तो वही चीज यहां पे ये केस स्टडी भी दर्शा रहा है। अच्छा, सेक्ट्स और कल्ट में क्या आप लोग डिफरेंस समझते हैं? ये सारिका आप बता सकती हैं या तान्या आप बता। हम्म, सर कल्ट जो होता है मतलब स्मॉल ग्रुप्स के मतलब पीपल इसमें इंक्लूड रहते हैं, मतलब ऐसे मैंने पढ़ा है। और सेक्ट में मतलब ये मतलब काफी बड़ा होता है, कल्ट से बड़ा होता है ये। ओके ओके ओके। और सर तान्या आप जो ये सेक्ट होता है ये मेन स्ट्रीम से अलग मतलब अपना बनाते हैं, और हम्म जो ये कल्ट होते हैं तो ये करिश्माई लीडर्स को ही हम मतलब जिनके अंदर कोई स्पेशल हम्म क्वालिटी होती है तो उनको फिर हम कल्ट के रूप में पूजने लगते हैं। हम्म जैसे हम्म ओशो हो गया तो ओशो का एग्जाम्पल मतलब कल्ट के उसमें आएगा, हम्म क्योंकि उनके अंदर मतलब स्पेशल क्वालिटीज थी लोगों को हम्म अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की। और जो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं या अपनी एक छोटी स्ट्रीम बनाते हैं तो उनको हम सेक्ट बोलते हैं। जैसे हम्म सर मेजर जैसे वो विष्णु धर्म मतलब एक बहुत बड़ा हिंदू हम्म धर्म, उसके अंदर जैसे सब पार्ट्स आ गए, विष्णु आ गया और ये सब हो जाता है तो उसको हम सेक्ट बोलने लगते हैं। राइट राइट राइट। हाँ, सही कहा जैसे तान्या ने कि सेक्ट और कल्ट में ये डिफरेंस है कि कल्ट क्या है कि एक तरीके से एक कोई लीडर है, कोई आप इसको मतलब ओशो से ही ले लें। जैसे ओशो थे तो उन्होंने एक नई दिशा दी कि आप स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से भी जान सकते हो। उसमें मतलब उन्होंने वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड भी प्रयोग करने को कहा। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मतलब आप खुद से स्वयं से जाने एवं उसको फॉलो करें और उसके अंदर बहुत मतलब ऐसा बिलीफ सिस्टम उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को बताया। और जब भी कोई एक ऐसा इंसान कुछ भी ऐसी चीजें करेगा और उसके पीछे काफी जनसंख्या में लोग जुड़ते चले जाएंगे तो वो कल्ट के रूप में एक मतलब एक नया ग्रुप क्रिएट हो रहा है मेन स्ट्रीम से हट करके। और वो ग्रुप क्या होगा कि एक तरीके से वो बिलीफ सिस्टम में जो बिलीफ सिस्टम उस लीडर का है उसको बिलीव करने लगेगा। जैसे जो इस्कॉन था वो भी जो है चेतन जो महाप्रभुपाद उन्होंने उसको स्थापित किया था, फाउंडेड किया था और उसके बाद उसको बहुत फैलाया। और उसमें जैसे इंटरनेशनल कृष्णन कॉन्सियसनेस जो उसका पूरा फुल फॉर्म है, उससे लोग जुड़ते गए और यहाँ से लेकर के विदेश तक काफी अलग अलग रूप में उसके सेंटर्स खुले और उससे लोग जो है कनेक्ट होते चले गए। तो वो भी एक नया तरीका था अपनी भक्ति को दिखाने का और जो कि मेन स्ट्रीम से अलग भी है। ठीक है, तो वही चीज है। और सेक्ट्स में क्या होता है कि मेन स्ट्रीम से लोग अलग प्रैक्टिस करते हैं अपनी जाकर के। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वाराणसी में या मतलब अलग अलग जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहां पे जो महंत होते हैं, जो संत होते हैं, वो सब मेन स्ट्रीम से वो भी अलग हैं लेकिन वो सेक्ट्स कहलाए जाते हैं। क्योंकि वो क्या है कि वो अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको अपनी तरीके से कर रहे हैं परंतु वो इसको मतलब अलग नहीं मान रहे हैं। समझ रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम रिलीजन से अलग तो है, मतलब अपनी पूजा पाठ को अलग तो कर रखा है उनको, लेकिन ब्रेक नहीं किया है पूर्ण रूप से, मतलब एकदम हट नहीं गए। लेकिन जहां पे कल्ट की बात आती है तो कल्ट का एक आइडिया और वैचारिक दृष्टि और बिलीफ सिस्टम ही अलग हो जाता है पूरा। ठीक है, तो वो भगवान को दूसरे रूप से मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाइल्ड सेक्ट इज अ ग्रुप दैट ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम रिलीजन, वो भी मेन स्ट्रीम रिलीजन से हट जाता है। दिस ग्रुप डज नॉट मेंटेन टाइज टू ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस while make it less of sects। मतलब ये भी
वो ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है जिस तरीके से मतलब होती हैं मेन स्ट्रीम रिलीजन में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पुजारी जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, जो टेम्पल्स में होते हैं, वो मेन स्ट्रीम रिलीजन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो चीजों को दिखाएंगे और वो चीजों को करेंगे तो पूर्ण रूप से पब्लिक देखेगी, पॉपुलेशन जनसंख्या देखेगी। लेकिन वही कोई इंसान अलग जाकर के उसको कर रहा है, अपने पर्टिकुलर अपने पर्पस से कर रहा है या अपना जो भी कर रहा है, तो वो सेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है मेन स्ट्रीम में। लेकिन कल्ट वो है कि कल्ट एक ऐसा है कि वहां पे ग्रुप है, जैसे कि अभी महाशिवरात्रि आ रही है, 15 तारीख को है। ईसा फाउंडेशन आप जानते ही होंगे, जग्गी वासुदेव जिनको हम सदगुरु भी बुलाते हैं, वो जो है बहुत बड़ा आयोजन करते हैं इस दिन, मतलब महाशिवरात्रि के दिन। और उस दिन पूरी रात जागने का वो बताते हैं, मतलब वो नियम देते हैं। उनका उनका मानना है कि इस दिन जो है मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी हो गई थी, आदि मानव से वो मानव बन गया था, उसके अंदर एक सिविलाइजेशन आ गया था। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। अब वो इस बिलीफ सिस्टम में मानते हैं, और आप देखिए, आप चाहे तो 15 तारीख को देख लीजिएगा, लोग वहां पे एक से एक सेलिब्रिटी जाते हैं और वो झूमते गाते हैं, वो गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं। रात भर शिवरात्रि का पूरा फेस्टिवल चलता रहता है वहां पे, और बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो वो भी एक रिलीजियस मूवमेंट है, कल्ट के रूप में, क्योंकि करिस्मेटिक लीडर वहां पे कौन है? जग्गी वासुदेव, सदगुरु है, ठीक है। तो एक डिस्टिंक्ट बिलीफ है, एक प्रैक्टिस है जो अपने तरीके से वो कर रहे हैं, और वो भी आइसोलेट है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। यहाँ पे शिवरात्रि दूसरे तरीके से, वहां पे शिवरात्रि अलग तरीके से, उसका अलग आयोजन है, उसका रात भर जागना, रात भर, है ना, डांस करना रात भर, मतलब अलग तरीका। तो दैट इज आल्सो अ डिफरेंट थिंग। ओके। अब एक इसमें और कीवर्ड दिया हुआ है, डिनोमिनेशन, ठीक है। ये क्या चीज है? अ डिनोमिनेशन रिफर्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच विद इन अ एस्टेब्लिश्ड रिलीजन विच दिस ग्रुप इज नॉट। डिनोमिनेशन इस चीज को दर्शाता है कि एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच है, ठीक है, एक उसी एस्टेब्लिश्ड रिलीजन में, मतलब हिंदू धर्म है तो उस हिंदू धर्म में ही कोई एक अलग ब्रांच, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रांच है उसकी। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हिंदू धर्म में कई ऐसे संगठन हैं जो कि अलग अलग ब्रांचेस खोले हुए हैं, जो कि रिलीजियस को, मतलब रिलीजन को एक तरीके से मतलब दर्शाते हैं अपने ढंग से, और मतलब अपना उनका है, वो ब्रांचेस हैं। जैसे कि आप इसको विश्व हिंदू परिषद कह सकते हैं, जो अलग ब्रांच है, जो कुछ ग्रुप्स हैं, जो संगठन है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, डिनोमिनेशन उनको भी कह सकते हैं, ठीक है। खैर, इसको हम और भी समझेंगे किसी दिन, क्योंकि इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, और भी कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो ये सर रिलीजन का पार्ट है। हाँ, हाँ, सॉरी। सर इसमें स्मॉल ग्रुप भी तो कीवर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि कल्ट तो जो है स्मॉल ग्रुप ही होता है, और सेक्ट मतलब सेक्ट बड़ा होता है, क्योंकि सर इसमें मतलब फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं और इसमें लिमिटेड फॉलोअर्स होते हैं कल्ट में। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल्ट में जो है क्या है कि कल्ट जो है एक अलग थिंकिंग है, एक अलग बिलीफ सिस्टम है रिलीजन को मानने का और अपनी तरीके से रिलीजन को देखने का, और वो एक करिस्मेटिक लीडर जो अपनी आइडियोलॉजी देता है उसको लोग मानते हैं, उसी में बिलीफ सिस्टम में जीते हैं, वही प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और ये छोटा रहेगा, जो मानेगा वही आएगा भाई। मैं जैसे अगर ओशो को मानता हूं, ओशो को जानता हूं, ओशो के विचारों से सहमत हूं, तभी मैं उनसे कनेक्ट हो पाऊंगा, तभी मैं उनके ग्रुप से जुड़ पाऊंगा। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मैं नहीं जुड़ा हूं। फिर मैं, मतलब जो सेक्ट्स होते हैं उनको तो सब लोग मानते हैं, मतलब उसमें तो ज्यादा ही पार्ट रहेगा मेन स्ट्रीम रिलीजन से, बस जस्ट वो अलग है। जैसे कि आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमानंद बाबा को सब लोग एक बाबा के रूप में पूजते हैं, ठीक है, तो उनसे जाके अपना आशीर्वाद लेते हैं, वो लेते हैं, वहां पे कोई ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि परमानंद बाबा की एक अलग विचारधारा है या कुछ है, बल्कि वो एक नॉर्मल टॉक होती है, नॉर्मल बातचीत आप कर सकते हैं, नॉर्मल जाकर के उनसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका अलग बिलीफ सिस्टम नहीं है,
उनका बिलीफ सिस्टम वही सेम है, मतलब जो संतों का रहता है, महात्माओं का रहता है, वही है। बस ये बात अलग है कि वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़े से ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो इस वजह से मतलब उनका ज्यादा चल रहा है, चलन में ज्यादा है। अदरवाइज बिलीफ सिस्टम वही है, वो कोई कल्ट नहीं है। ठीक है, कल्ट तो इन्हीं लोग को कहेंगे जिनको अभी आप लोगों ने बताया ही, ओशो को हो गया, इस्कॉन हो गया, ये सब कल्ट में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको ऊपर और भी बाद में हम चर्चाएं रखेंगे कभी, तो वो चीज हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप कर देते हैं सेशन। यस, पेट्रिसिया ओबराय के ऊपर है। सर इसका सही सी होना होगा। चाहिए। ओके, दोनों लोगों ने सी को ही सिलेक्ट किया है और सही है। नहीं नहीं सही है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, पहले एक बार उसको क्वेश्चन को पढ़ लें। इंटरसेक्शन ऑफ कल्चर, सब बी लगाइए। ओके हम पी को लगाते हैं। नो, इट इज ऑल्सो नॉट राइट। सर डी होगा, कल्चरल डी नेशनलिज्म। होना चाहिए। ओके, तो इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, पेट्रिशिया ओबरॉय के इस कंसेप्ट को। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि विच कंसेप्ट क्रिटिकली एग्जामिन बाय पेट्रिशिया ओबरॉय highlights the intersection of culture identity and the state in shaping social norms। मतलब ऐसा कौन सा इन्होंने कंसेप्ट दिया था जिसमें कल्चर, आइडेंटिटी और स्टेट तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ताकि सामाजिक जो मापदंड है उसको बनाया जा सके। पेट्रिसिया ओबराय वर्क फोकसेस ऑन द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, और वो जो एक्सप्लोर करता है कि कैसे कल्चर, आइडेंटिटी डीपली इंटरवाइंड होते हैं एक दूसरे के, मतलब गुथे रहते हैं एक दूसरे, इंटरवाइंड होते हैं पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस इन अ नेशन में। ठीक है, ओबराय आर्ग्यू दैट national identity is not just about political or the territorial boundaries, but it is also shaped by cultural practices। पेट्रिशिया ओबराय ये भी कहते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी आपकी होती है वो सिर्फ राजनीतिक या किसी एक रीजन, एक जगह से संबंधित, बाउंड्री से संबंधित नहीं होती है, बल्कि वो कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी शेप्ड होती है, और वहां के वैल्यूज हो गए, सिंबल्स हो गए, वो भी कहीं हद तक आपकी उस आइडेंटिटी को शेप करते हैं। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म एड्रेसेस हाउ दीज कल्चर फैक्टर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द नेशनल आइडेंटिटी एंड इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स एंड मेकिंग इट द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो कल्चरल नेशनलिज्म एड्रेस करता है कि कैसे जो कल्चरल फैक्टर है वो यूज्ड करे जाते हैं आपकी जो राष्ट्रीय जो एक आइडेंटिटी है उसको जानने, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी, और इन्फ्लुएंस करते हैं सामाजिक मापदंड को। ठीक है, तो ये चीजें थी और ये क्वेश्चंस थे, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, और कल हम फिर मिलते हैं। तो कल जो है, आज देखिए हम आपको फ्लैश कार्ड बना करके सेंड करने वाले हैं, तो उसको आप देख लेना। कल हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो अल्टरनेट डेज पे ऐसे चलाते रहेंगे, एक दिन क्वेश्चंस और एक दिन फ्लैश कार्ड, तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो यहीं पे आज हम इस क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस थे, काफी थे। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेना कि कहाँ पे एरर हो रही है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, और क्या था सही आंसर, क्या आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आप करना चाहे कर सकते हैं, वो चीजें फायदेमंद भी रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, तो मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करता हूं। हो सकता है कि आज या कल में रिजल्ट भी आ जाए नेट का, तो उससे इतनी चिंता की नहीं, रिजल्ट तो आना ही था, तो रिजल्ट तो आएगा ही, जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़िएगा। सारिका, आपका ही रिजल्ट देखिए आने वाला है, और जो है हो सकता है कि अंदर से अलग तरह के विचार और सुगबुगाहट सी महसूस होती होगी, रिजल्ट को लेकर के, होनी भी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज है, नेचुरल मतलब इंसान को तो होगी ही जब उसने मतलब एग्जाम दिया है। ठीक है,
बट बहुत ज़्यादा उससे हताहत एवं जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो देखते हैं, हो सकता है कि आज रात तक या कल तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, ठीक है? तो हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं सेशन को। ओके थैंक यू सर। ओके।